नहीं, सारी चीजें स्टोरी लिंक है। आप एक चीज पकड़ लोगे सब अपने आप समझ में। हाँ मैथमेटिकल एरर हो सकते हैं लेकिन लॉजिकली तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहूँ। अच्छा आप जरा सोचो, तो मैंने लिंक कर दिया। अच्छा C2/C1 को आप क्या बोल सकते, C2/C1 को आप क्या बोल सकते, तो C2/C1 क्या होगा समझ गए, स्पीड ऑफ द लाइट कहीं ना कहीं वेवलेंथ से रिलेटेड है, तो आप इसको वेवलेंथ से भी रिलेट कर सकते हो, λ2/λ1। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला स्नेल्स लॉ। क्या आप बताओ, इस पे घुमा फिरा के सवाल आएगा तो आप नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर सकते। तो ये मेन फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का, ये पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज है। लेकिन आप अगर ईएमएफ पढ़ोगे तो इसमें एक और फॉर्मूला अटैच हो सकता है, एक ईएमएफ पढ़ोगे तो एक और फॉर्मूला बगल में अटैच कर देना, इससे रिलेटेड इससे बाहर इस टॉपिक पे सवाल आ ही नहीं सकते, गारंटी देता हूं। क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब इस टॉपिक को आप टीआईआर से रिलेट करोगे तब ज्यादा मजा आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब आपको पूरा फील आएगा। सो डोंट टेक टेंशन, अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना। क्या सबको ये फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज ईमानदारी से बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिए। अब आते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ के बेहतरीन कुछ लाइन ऑफ थॉट वाले न्यूमेरिकल्स, लाइन ऑफ थॉट वाले न्यूमेरिकल्स। चलिए एक तो बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे करेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल में चेंज करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल्स आप जरा देखिए, बोर्ड से ग्रीन बोर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, जरा सोचिए एकदम पहला न्यूमेरिकल्स, धीरे धीरे हम लोग लेवल में चेंज करेंगे। सो डोंट टेक टेंशन, प्लीज टेंशन मत लेना। जरा सोचिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, जरा सोचिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, फील करेंगे सारे लोग। ठीक है, और यहाँ पे लाइट आ रहा है, कुछ भी आप ले सकते हो, कितना ले लें, एक काम करो, यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और यहाँ पे लाइट आ रहा है 32 डिग्री से, 30 डिग्री से। जरा फील करो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, एक काम करते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। ओ हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और यहाँ पे लाइट आ रहा है 30 डिग्री से। ठीक है, तो जाने अरे कुछ भी ले लो, तो बताओ यहाँ पे कितना एंगल मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फटाक से बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फटाक से बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। और ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, पॉइंट को समझेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम 2 है, अरे ये √2 है, ये 2 है, कुछ नहीं करना था 45। नितेश ऐसे नहीं करने का, डायरेक्ट आंसर देने का नहीं, सोच समझ के देने का। अरे बेवकूफ ये डेंसर मीडियम है ना नितेश, तो 45 तो कभी बन ही नहीं सकता, 30 डिग्री कभी बन ही नहीं सकता। मैं जानबूझ के √2 दिया, देखो यही सब होता है माइंड गेम, यही सब होता है माइंड गेम। ठीक है, अरे जरा फील करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, यहाँ पे कितना एंगल साइन 30 डिग्री। अच्छा ये मैंने लिख दिया इक्वल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और मुझे यहाँ पे निकालना है साइन थीटा, तो बता मैं कैसे निकालूंगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा √2। देखो साइन सॉरी इसको कैलकुलेट कर लूंगा, तो √2 साइन 30 डिग्री 1/2 और 2, यहाँ आ गया साइन थीटा। तो देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो √2 यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 √2, यही हो गया हमारा आंसर। क्या सबको ये बातें फील आ गई, क्या सबको ये बातें फील आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 √2। सबको फील आ गया यहाँ तक, प्लीज ईमानदारी से बताइए, क्या सबको फील आ गया, प्लीज ईमानदारी से बताइए, सबको फील आ गया यहाँ तक, प्लीज ईमानदारी से बताइए, प्लीज ईमानदारी से। चलिए एक और सवाल देखो, ठीक है, एक और सवाल, धीरे धीरे आपका लेवल चेंज हो जाएगा, सो डोंट टेक टेंशन, है ना। एक और सवाल करा दो, चलो आप फील करते हैं। मान लीजिए ये सवाल देखो, ये सवाल ठीक है, ये आपका वाटर, ये आपका वाटर है जिसका दे दिया गया NW, ये आपका ग्लास है NG और ये आपका एयर है 1। जरा फील करो, ये आपका एयर है 1। एक आदमी ने क्या किया, अब आपसे सवाल क्या पूछा गया जरा ध्यान से, आपसे सवाल क्या पूछा गया जरा ध्यान से। एक आदमी ने, ये सवाल देखो एडवांस में भी आएगा, मुझे तो थोड़ा सा लगता है वो एडवांस, ठीक है। तो एक आदमी ने क्या किया जरा ध्यान से सुनना, अरे बोला कि यहां से हमने एक रे को फेंका थीटा एंगल से, तो पूछा है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी कि रे यहाँ पे 90 डिग्री बना। सवाल सबको समझ में आया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ रे को कितने एंगल से फेंकेंगे कि रे बेंड होते होते यहाँ 90 डिग्री से निकले, दैट्स क्वेश्चन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऑप्शन देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ऑप्शन में देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 1/NW पहला, दूसरा
एन डब्ल्यू, तीसरा एम जी बाई एन डब्ल्यू, ठीक है, चौथा एन डब्ल्यू बाई एन जी। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाक से लॉजिक से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल सबको समझ में आ गया? क्या सवाल सबको समझ में आ गया? तो विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट? सोचो, है ना। अरे तो फिर ग्लास का क्या यूज रहा? अरे ग्लास का फिर क्या यूज रहा? हाँ तुम ही लोग बताओ, ग्लास का फिर क्या यूज रहा? नितेश बोल रहा है सर सी होगा। देखो अभी फील कराऊंगा धीरे धीरे आपको अच्छी अच्छी चीज। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बी होगा। अनुषा बोल रही है 1। चलो फील कराता हूं मैं। अरे बुड़बक आत्माओं, परेशान लोग, हैरान एंड परेशान गधेड़े, अरे जरा फील करो रे भाई, अरे जरा फील करो। इस तरह के सवालों में कंफ्यूज कैसे हो जाते? जरा चीजों को समझने की कोशिश, जरा चीजों को समझने। अरे जरा देख, पहले लाइट यहां से यहां है, अभी पहले बेसिक समझा। पहले लाइट यहां से यहां है, उसके बाद फिर लाइट कहां से कहां जाएगा? यहां से। तो आपको कितना बार इक्वेशन लिखना है? अरे बताइए आपको कितना बार स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखना होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार? अरे कितने बार आपको स्नेल्स लॉ के इक्वेशन लिखने होंगे? दो बार। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सर दो बार। बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि मैं दो बार स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखूंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं दो बार लिखूंगा। जरा देखते हैं क्या होगा, जरा देखते हैं, दो बार लिख के देख लेते हैं ना। तो एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे लाइट आएगा, यहाँ कुछ एंगल बनाएगा। सो मान लेता हूं मैं यहाँ पे लाइट, जरा संतनु बोल रहा है सर एक बार। ठीक है संतनु, क्या बात है। ये मान लेता हूं मैं आर, तो ये भी हो जाएगा हमारा। मान लीजिए लाइट ऐसे आएगा, थोड़ा बेंड किया, ये चाहे इधर बेंड कर सकता है या आगे, तो मान लो ये वाला एंगल आर हो गया। ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू थीटा से ज्यादा है या कम। जब एनजी और एनडब्ल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे हैं तो वैल्यू के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। अच्छा अब सोचो अगर ये आर होगा तो ये भी आर, और अगर ये आर होगा तो ये होगा। तो अगर आप स्नेल्स लॉ लिखोगे प्यारे का देखो, तो एक बार यहां लिखिए, तो एक बार स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे? एन डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एन जी साइन आर। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्या सबको फील आ गया? एन जी एन डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एन जी साइन आर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अरे यहां तक सबको समझ में आ गया? ओ हो आ गया। अब आगे देखो अगला क्या लिखोगे आप? तो अगला अब यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लिखोगे तो एन जी साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन 90 डिग्री। क्या सबको फील आया? क्या सबको फील आया? अब जरा सोचो, तुमने दो इक्वेशन लिखा और जब इन दोनों को आप कंपेयर करके देखोगे तो देखोगे ये तो सेम है, तो मैं ये और ये लिख सकता हूं, एन डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। अरे तुमने एक चीज ध्यान दिया, एक चीज ध्यान दिया, तुम यहीं पे फंस जाते हो। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। अरे जरा लॉजिक से देखो, तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तुम्हें तो लग रहा था कि यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन सच ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन भी आपकी जिंदगी पलट सकता है। यहाँ पे तुमने एक चीज सिर्फ सुने, सिर्फ सुने, लिखो मत, सिर्फ सुनो। यहाँ पे आप दो इक्वेशन के बजाय एक भी लिखते तो काम चल जाता। क्यों? याद करो मैंने क्या बोला था, एन और साइन थीटा की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है। याद करो तो बेटा स्टेट किसी भी तरह से एक चीज याद रखना, एक बार जब आप एन डब्ल्यू देखो ये तो फिक्स है, आप एक बार कोई भी थीटा ले लो, मान लो हमने यहाँ 30 डिग्री दे दी, एक बार मान लो अगर हमने यहाँ 30 डिग्री दे दिया तो एन और साइन 30 डिग्री की वैल्यू लॉक होगी। पता है रे जैसे भी मूव करेगा, याद रखना, रे जैसे भी मूव करेगा, अगर पैरेलल स्लैब्स है और रे मूव करेगा तो बेटा चाहे कोई भी वैल्यू लिखो, एन डब्ल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। क्या सबको समझ में आया? अरे क्या सबको समझ में आया? मतलब ये वाला प्रोडक्ट इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, या लाखों करोड़ों स्लैब हो, प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक बार याद रखना लाइन को, जो देखो एक चीज याद रखना, ये जो कांस्टेंट होता है ना एन और साइन थीटा, ये शुरू में ही डिसाइड होता है कि थीटा की वैल्यू मैं क्या देता हूं। समझ आया? एक बार जो थीटा आपने देकर लॉक कर दिया, एक बार जो थीटा आपने देकर लॉक कर दिया तो एन साइन थीटा की वैल्यू लॉक होगी। अब ये वैल्यू खुलने वाला नहीं है। अगर कम से कम पैरेलल स्लैब है तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ये वैल्यू बेटा खुलने वाला नहीं है। क्या सबको फील आया? कुछ लोग वाला मशरूम पगला गया। अरे समझे तुम बेटा कितना कैलकुलेशन करोगे, लास्ट में घूम फिर के वहीं पहुंचे। ये तो वही बात होगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फिर P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर लो ना रे भाई।
अरे फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो ना, तो बीच में ये ग्लास स्लैब रहे, फलाना रहे, ढेकाना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या सबको समझ में आ गया? बस खाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मत करवा देना, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। खैर सबको फील आ गया, तो जो मैं कह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? एक चीज है, क्या सबको पूरी बातें समझ में आ रही? तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। आपको कहीं भी करना हो, फर्स्ट एंड लास्ट जहां इंटरेस्ट है वहीं पे फोकस कीजिए। बार बार इक्वेशन लिख के समय क्यों बर्बाद करें? समझ रहे हो? अगर समय बर्बाद ही करना है तो फिर समझ में आना, डायरेक्ट ये करेंगे तो आप डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख सकते थे, एन डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 into sin 90 डिग्री। और आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/n। समझ में आ गया? क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? प्लीज ईमानदारी से एक बार यस सर बोलिए, सबको पूरा फील आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ में आ गया? तो याद रखना एन और साइन थीटा की वैल्यू एक बार शुरू में लॉक कर दिया जाए तो उसके बाद फिर ये बदल ना पाए, वो वैल्यू हमेशा एडजस्ट होता रहे, वही कांस्टेंट होता है। भले एन और साइन थीटा, एन बदलेगा तो साइन थीटा इस तरह से बदलेगा कि एन और साइन थीटा की प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या समझ में आया? अब आगे समझते हैं। अच्छा ठीक है, ले साइड प्लीज, हाँ ले स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो चलो अब अगला कंसेप्ट बताते हैं। जाओ, ठीक है। हाँ तो चलो अब मैं थोड़ा सा एक और बेहतरीन, क्या सबको फिलहाल अब जो सोच, अब सोच एक और सवाल ऐसा आया हुआ है तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो। देखो सवाल क्या था, जरा ध्यान से देखिए। जैसे क्या किया गया था, ऐसा कैसे होता है, n1 n2 n3 n1 2 n4। देखो ये रे यहां से चला, यहां पे इस रे को रे वन कहा गया, ठीक है? यहाँ पे जो रे चला ये रे वन है, यहाँ पे जो रे चला वो रे टू है, यहाँ जो रे चला रे थ्री, यहाँ जो रे चला वो रे फोर, यहाँ पे जो रे चला वो रे फोर, रे फाइव, रे सिक्स। तो देखो यहाँ वाले रे को रे वन कहा जा रहा है, यहाँ वाले रे को रे टू कहा जा रहा है, यहाँ वाले रे को रे थ्री कहा जा रहा है, यहाँ वाले रे को रे फोर कहा जा रहा है, और यहाँ वाले रे को रे फाइव कहा जा रहा है, और यहाँ वाले रे को यहाँ रे सिक्स कहा जा रहा है। क्या सबको फिलहाल जरा आप लॉजिक से बताइए कि रे वन क्या यहाँ कभी फिर पैरेलल होगा? क्या रे वन यहाँ फिर कभी किसी और रे के साथ पैरेलल बनेगा या नहीं? कोई मुझे बता दो कौन सा रे रे वन के पैरेलल है? यहाँ पे कौन सा रे रे वन के पैरेलल है? यहाँ पे कौन सा रे रे वन के पैरेलल है? तो रे फोर। अरे जरा ध्यान से देखो, इस रे और इस रे, एक बार जो थीटा फिक्स हो गया तो सेम एंगल, फिर सेम एंगल कब बनेगा? समझ गए होगे? तो फिर बेटा रे फोर में ही सेम एंगल बनेगा, तो कंफ्यूज मत होना, रे फोर ये वाला, यानी कि यहां से जब रे निकलेगा तो यहां से फिर वही थीटा बनाते हुए निकलेगा, बीच में अचार डालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सोचो, अगर किसी ने बोला कि इस यहाँ के रे के मीडियम को यहाँ के मीडियम को बदल देंगे तो क्या यहाँ एंगल में बदलाव आएगा? यस या नो? यहाँ के अगर बीच वाले मीडियम को पलट दिए, n2 को यहाँ कर दिए, n3 को यहाँ कर दिए, तो क्या यहाँ पे कोई बदलाव आएगा या नहीं? यहाँ पे कोई बदलाव आएगा या नहीं? नहीं आएगा। लेकिन बताओ यहाँ पे कोई बदलाव आएगा या नहीं? यहाँ पे कोई बदलाव आएगा नहीं। इस मीडियम को यहाँ कर दिए, यहाँ वाले को यहाँ कर दिए, बिल्कुल बदलाव आएगा। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या सारे लोगों को फील आ गया? क्या ये कंसेप्ट सारे लोगों को फील आ गया? पूरा फील आ गया होगा, आई होप पूरा अच्छे समझ में आ गया। तो जब भी जहां सॉल्व करना हो, खास करके स्लैब वाले फर्स्ट एंड जहां आपका इंटेंशन है वहां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार इसको वैलिड कर, हर बार नहीं कर सकते। हाँ आप लॉजिकली भी चेक जरूर कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये सिचुएशन कब वैलिड हुई, प्रिज्म की केस में। समझ में आया? अच्छा शिवांग रिपीट कर दी, कौन सा पार्ट रिपीट करते हैं? नेहाल कौन सा पार्ट बोलो, कौन सा पार्ट रिपीट करते हैं? ये वाला। अच्छा ठीक है। अरे जरा गधेड़ा भाई समझ, प्रोडक्ट ऑफ एन साइन थीटा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो सोचो वही थीटा कब बनेगा? तो जब वही एन आए। अरे वही थीटा कब बनेगा? रे जा रहा है, मान लो जो शुरू में गया इस मीडियम से,
अब मैं चाहता हूं कि रे वही एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, तो फिर वही एंगल बनाने के लिए वही एन भी तो चाहिए, क्योंकि एन साइन थीटा की वैल्यू एक बार जो लॉक हो गई शुरू में वही वैल्यू हर समय होगी, तो एन साइन थीटा की प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि फिर से वही, अच्छा एक बात बताओ, एन साइन थीटा जरा ध्यान से सुनो, एन साइन थीटा की प्रोडक्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट, लॉक हो गया ये वैल्यू लॉक हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि वही थीटा मिले 30 डिग्री था नॉर्मल से, बाद में भी 30 डिग्री मिले, तो ये कब हो सकता है सोचो। तो अगर आप वही थीटा फिर से चाहते हो तो वही एन फिर से चाहिए। अरे बोलो समझ में आया? क्योंकि जब जब एन बदलेगा तब तब थीटा बदलेगा, और वो दोनों इस तरह से बदलेंगे कि जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा है। दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से बदलेंगे जैसे कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई या अभी भी डाउट? क्या ये बातें फील आ गई या अभी भी डाउट? ठीक है, अब सोचो, कुछ लोग सोचेंगे क्या सर ये चीज हर समय वैलिड है? बिल्कुल, ये चीज हर समय वैलिड नहीं है। ये सब चीजें आपको सोचना होगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको सोचना होगा, आपको महसूस करना होगा। जैसे एक और सवाल करता हूँ, लास्ट में जाते जाते कुछ अच्छे सवाल भी कराऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन, आज पहले पूरा फील करा देता हूँ आपको, ठीक है। एक और सवाल करता हूँ, जैसे आप सोचो आपके पास एक प्रिज्म है, ये टॉपिक मैं डिटेल से तब पढ़ाऊंगा जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा, सो प्लीज डोंट टेक टेंशन, ठीक है। बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, अब कुछ बोर्ड पे क्लैरिटी आया, ठीक है। हाँ अब जरा सोच, मान लो ये प्रिज्म, तो बताओ यहाँ पे चलेगा या नहीं। देखो मान लो अगर एक रे को हमने ऐसे बोला, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा डॉट टेक्निक, तो बताओ क्या यहाँ पे जो रे निकलेगा, यहाँ का थीटा और यहाँ का ये मान लो आई है, मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, क्या यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, क्या यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा या नहीं, क्या यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा या नहीं? लॉजिक से बताओ, देखे तुम लोग का बुद्धि, अगर आपको बहुत डेप्थ में समझ में आ गया तो पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अनुराग बोल रहा होगा, अनुराग यहीं पे आप फंसे, बिल्कुल नहीं अनुराग, यहाँ पे नहीं होगा। सोचो क्यों नहीं होगा, अरे सोचो क्यों नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो रे जा रहा था बार बार आर और आर कॉन्स्टेंट रहा, मतलब पिछले पहले वाले का रिफ्लेक्शन बाद वाले के लिए इंसिडेंट का काम कर रहा था। यहाँ देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट का काम कर रहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंसिडेंट का काम कर रहा था। तो अच्छा कुछ लोग बोल रहे सर थीटा पैरेलल होगा तो ये ऐसे पैरेलल ही निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। सोचो क्यों, अरे यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम नहीं हो सकते, तो पहला पैरेलल तो होगा ही नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर आपने एक बात बताओ इसको R1 माना तो बेटा ये R1 तो नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे, मान लो ये 1 है ये n है, तो आप एक इक्वेशन लिखोगे 1 sin थीटा 1 और दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे n sin R1, ये वाला। कौन गारंटी देता है कि ये R1 और ये R1 सेम हो? कोई गारंटी देता है क्या? मैं तो गारंटी नहीं देता, है ना, ज्योमेट्री गारंटी नहीं देता। तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। क्या ये बात, क्योंकि बेटा ये जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे इंसिडेंट रे अलग है, जबकि स्लैब में क्या होता है, जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है एंगल है वही इसके लिए इंसिडेंट एंगल है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? तो प्रिज्म में ये ना चले, क्या समझ में आया? तो ये सब चीजें बुद्धि लगानी की। हाँ अगर स्लैब है, स्लैब का स्टैकिंग किया गया तो चल सकता है, ये अगर स्लैब है स्लैब का स्टैकिंग किया गया तो चल सकता है। क्या सबको ये बातें फील आई? क्या सबको ये बातें फील आई? प्लीज एक बार ईमानदारी से, क्या सबको ये बातें फील आई? फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? ज्यादा टफ पढ़ा दिया क्या? अरे कोई कुछ बोलो, अरे बोलो रे भाई, डाउट हो रहा है तो बोलो। तो जरा देखो मैं आपको फील करा, मान लीजिए कि ये मेरा एयर है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा ग्लास है और फिर से मेरा एयर है, जरा फील करो। और मान लो कि मैंने एक बार किसी लाइट को यहाँ पे थीटा एंगल से भेजा, यहाँ पे मैंने लाइट को थीटा एंगल से भेजा, तो बताइए कि यहाँ पे लाइट किस एंगल से निकलेगा, ये लाइट किस एंगल से, थीटा से कम ज्यादा या उसके बराबर? जरा कॉमन सेंस से सोचो तो समझ जाओगे मैं क्या कहता हूं। तो जरा यहाँ पे देखो, तो तुम जब इक्वेशन लिखोगे
तो यहाँ और यहाँ का इक्वेशन लिखोगे, यहाँ और यहाँ का इक्वेशन लिखोगे, यहाँ और यहाँ का ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है। तो देखो एंगल कोरिलेट हो रहा है, तो सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के साथ कोरिलेट हो रहा है, सिचुएशन 2 सिचुएशन 3 के साथ कोरिलेट हो रहा है। तो 3 बार जब स्नेल्स लॉ लिखोगे तो घूम फिर के आप यहाँ पे यहीं पे, क्या समझ में आया? मतलब थोड़ा ध्यान से सुनो, एक रे जब मूव करता है तो देखो हम ऐसे भी तो बोल सकते थे n sin थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब जब तक n कांस्टेंट है तब तक sin थीटा भी कांस्टेंट है। तो चूंकि ये भी हवा है ये भी हवा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए दोनों का एंगल सेम है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहां अगर ऐसा है तो प्रिज्म में फिर वैसा क्यों है? तो प्रिज्म और यहाँ के सिचुएशन में थोड़ा अंतर है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो समझोगे। अरे बाबू तुम समझो, अगर तुमने यहाँ पे आई लिखा तो ये भी तो आई होगा, अगर तुमने इसको θ1 माना तो ये भी θ1 होगा, मतलब ये और ये एंगल मैच करते जा रहे हैं। पैरेलल स्लैब में ये एंगल क्या हो रहे हैं? मैच करते जा रहे हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आया? अरे क्या ये बातें सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो जब स्लैब की बात आती है पैरेलल मीडियम्स हो जाते हैं, तब जिस एंगल से रे एंटर मारता है उसी एंगल से रे बाहर निकलता है। बस फिर अंतर क्या होता है? रे में डेविएशन नहीं होता, रे में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। लगता है नहीं है, रे में डेविएशन नहीं होता, रे जिस एंगल से जा रहा था उसी एंगल से जाएगा, बस रे अपना रास्ता बदल देगा। यही चीज किसमें होता है? ग्लास स्लैब में भी होता है। याद करो ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में क्या होता है? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ग्लास स्लैब का, अगर आप ग्लास स्लैब को देखोगे तो क्या होता है? तो ग्लास स्लैब में जिस एंगल से रे एंट्री मारती है रे उसी एंगल से बाहर निकलती है। क्यों है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि रे ऐसे जाएगी फिर रे ऐसे जाएगी, तो रे जिस एंगल से एंट्री मारती है उसी एंगल से, तो फिर इस रे और इस रे में क्या अंतर है? समझो अगर इस रे को आप एक्सटेंड करोगे तो ऐसे जाएगा, यानी ये दोनों पैरेलल है। क्या सबको समझ में आ गया? ये दोनों पैरेलल। सर अगर फर्स्ट और लास्ट वाले का मीडियम सेम होगा तब, हाँ समझ में आ रहा है ना? तब देखो ये और ये मीडियम सेम है, समझ में आया? तो जब मीडियम सेम तो एंगल सेम, तब से मैं यही बात तो बोल रहा हूं। पिछले वाले सवाल में तुमने ध्यान से नहीं देखा, मीडियम सेम था, मैंने नाम दे दिया था तो मीडियम 4 को भी n1 के बराबर ही किया था शायद, क्या ये पीला? तो तुम लोगों ने अब समझ लिया होगा, अब इसको प्रूव भी कर सकते हो। अरे देखो यहाँ पे प्रूव करोगे, ये मान लो कि कुछ एंगल है थीटा, ये भी थीटा, तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे इसके बराबर, आप यहाँ पे लिखोगे इसके बराबर, तो ये दोनों इक्वेशन को जब कोरिलेट करोगे तो यहाँ पे एंगल डायरेक्टली एक एंगल है, यहाँ पे जो इसके लिए रिफ्रैक्शन है इसके लिए कौन इंसिडेंट है। लेकिन प्रिज्म में ये चीज नहीं होता। आपको तो लगेगा सर प्रिज्म में भी तो वही होना चाहिए, यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो आपको बोले कि सर यहाँ भी 30 डिग्री से निकालना चाहिए। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहाँ पे जो रे चलता है, यहाँ पे अगर ये है एंगल R1, जरा फील करो, तो कौन गारंटी देगा कि ये वाला एंगल भी सेम होगा? क्यों आप समझ रहे हो? क्योंकि ये वाला पार्ट इस एंगल को बदल भी सकता है। क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रिज्म में इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या आप इसकी गारंटी प्रिज्म में दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्लियर? कभी कभी सेम भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी। अगर सेम हो गया तो इत्तेफाक है, वो कोई कंसेप्ट नहीं। क्या क्लियर? क्या पूरा फील आ गया? ईमानदारी से बोलो, क्या पूरा फील आ गया? क्या पूरा फील आ गया? तो ग्लास स्लैब को लेके एकदम क्लियर कट रही है, ग्लास स्लैब में सेम होगा जब मीडियम सेम एंगल सेम। चलिए मार्किंग करो, कितना फील आया? एक सवाल और देखो। चलिए सारे लोग मार्किंग करो। तुम लोग बेटा टाइम पास खाली करते रहते, एक चीज को 40 बार। क्या इसको, मुझे लग रहा था कि तुम लोग मैथ्स वाले बंदे थोड़ा सा फास्ट समझोगे, ठीक है? तो सवाल सबको क्लियर है? एक इस तरह का कंचा है ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये चारों तरफ हवा है। तो देखो एक रे को मैंने दिया एंगल थीटा से, अब ये रे क्या होगा समझ गए होगे? ये रे यहां से जाते हुए रिफ्रैक्ट होते हुए बाहर निकला, तो बताना है कि ये जो रे बाहर निकला उसका एंगल थीटा के कंपैरिजन में क्या है? सी सर, सी मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस ऑप्शन के बारे में? और कोई? ऋतिक 1, चलो देखो फील कराता हूं, ठीक है? चलो फील कराता हूं मैं। ए आ है। अच्छा पहले सवाल को अगर जरा ध्यान से देखो तो रे कैसे गया होगा, पहले ये देखो। तो अगर मान लो कि ये मेरा स्लैब है, फील करना सारे, तो देखो रे पहले इस मीडियम से, ये एयर है, अरे तो देखो ये वाला एंगल है थीटा,
तो बता रे कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर। तो बता रे क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले ये बताओ, अरे रे क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फटाक से बताओ रे क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फटाक से बताओ, तो टुवर्ड द नॉर्मल। वेरी गुड। तो देखो रे क्या होगा, ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगा। ओ हो। अब देखो, तो ये रे था आपका इंसिडेंट रे, ये रे हो गया आपका रिफ्लेक्टेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने यहाँ पे एंगल बनाया थीटा1, तो बताइए अब बताओ, लॉजिक से बताओ, ये यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा। अब आप लॉजिक से बताओ, अगर ये थीटा1 हुआ तो ये कौन सा एंगल होगा। इतनी तो बुद्धि काम कर, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कि अलग। अरे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कि अलग। ये आर, अरे वो बात की बात है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कि अलग, सेम होगा। वेरी गुड। तो देखो ये लेके आप बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर से ये थीटा1 बनाया। ओ हो क्या बात है, मतलब यहाँ डिजाइन इस तरह का है कि फिर से जो इसके लिए समझ में रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसके लिए कौन सा एंगल है, सेम एंगल। अरे रोहन बाबू कैसे सेम हुआ, मार के गर्दे उड़ा देंगे। अरे बेवकूफ, सुना है एक ट्रायंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। अरे बुड़बक, ये साइड और ये साइड सेम है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, तो ये साइड सेम ये साइड सेम, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना। क्या फील आया, क्या फील आया यानी। ओहो, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब बताओ उसके बाद क्या होगा, अब बताओ रे क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे बोलो क्या होगा, रे फिर से पानी से, एक ग्लास से हवा में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बात है, तो रे को जाना ऐसे था नीचे, लेकिन रे ऐसे, सो दिस रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसी एंगल को मैंने क्या बोला, आर। क्या सबको फील आ गया, इसी एंगल को मैंने आर बोला। लेकिन एक चीज तुमने ध्यान दिया, यहाँ पे डिजाइन की खासियत है, यहाँ स्फीयर की खासियत है कि जो इसके लिए तो फील आएगा। अब आपको प्योर फीलिंग डेवलप हो जाएगी, सो डोंट टेक टेंशन। अब आपको प्योर फीलिंग डेवलप हो जाएगी अगर आप यहाँ पे एक बार स्नेल्स लॉ लिखते हो, तो दिस इज 1 एंड दिस इज, तो देखो 1 into sin थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान से देखो, 1 into sin थीटा इज इक्वल टू n into sin थीटा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो देखो एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, इसलिए एक बार मैं घोंघा का सिद्धांत यहाँ पे लिखा। ओह क्या बात है। अच्छा उसके बाद देखो एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, तो एक बार घोंघा का सिद्धांत वहां भी लिख डाली। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो एक बार घोंघा का सिद्धांत वहां भी लिखिए, तो घोंघा का सिद्धांत वहां क्या कहता है, n sin θ1 इज इक्वल टू n sin θ1 इज इक्वल टू, अब यहाँ तो हवा आ गया, 1 into sin r। क्या सबको मिला, अगर आप इन दोनों सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखिए तो एक बात समझ में आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, मीडियम सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूं 1 sin θ इज इक्वल टू 1 into sin r। क्या सबको ये फील आ गया, मैं ये कह सकता हूं यानी, और मैं यहां से कह सकता हूं थीटा और आर की वैल्यू सेम। सबको पूरी बात समझ में आई। तो एक चीज तुमने ध्यान दिया, फिर से यहाँ सेम हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बार बेटा आई और आर सेम हो, यहाँ मीडियम दोनों सेम है, ये इत्तेफाक है, ये डिजाइन प्रोसेस की खासियत है कि ये और ये वैल्यू सेम। क्लियर, ये डिजाइन प्रोसेस की खासियत है। क्या सबको फील आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में। यही चीज प्रिज्म में नहीं, प्रिज्म में एंगल सेम नहीं, वहां डिजाइन बदल गया। समझ, एक चीज याद रखना, तो स्लैब में सुनो, स्लैब में हर बार सेम होगा, जब तक मीडियम सेम तब तक एंगल सेम, लेकिन बाकी चीजों में आंख बंद करके आप ये कभी भी मत बोलना। पहले एक बार थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, तब आंसर देने की कोशिश करें। क्लियर, अब मुझे लगता है पूरी तरह से फील आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे टाइम हो गया, रुक एक दो उनको अच्छे अच्छे सवाल कर ले। ठीक है, अब तो पूरा कंक्लूड, एक सेकंड, एक दो आईआईटी का सवाल करो थोड़ा सा, उसके बाद छुट्टी करेंगे ना। एक दो सवाल करो, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना, 9:40। ओहो, एक सेकंड मैं अनुराग जी से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो सवाल सबको पूरा समझ में आ गया। तो सवाल ये है कि यहां से जब मैंने रे को फेंका तो ये एक मीडियम है, 1 2 3 4। ठीक है, बस सर्वेश ये लास्ट सवाल है, बस बस।